नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सबका। मैं पुनीत पाठक और आप देख रहे हैं मेरा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की दिन भर की बड़ी खबरें विस्तार से देखते हैं। अपराध की हद पार कर चुके लोग चुनाव लड़कर विधानसभा और संसद तक पहुंचते हैं। वे आम जनता की भलाई के लिए रणनीतिकार की भूमिका निभाते हैं, मगर एक छात्र की आवाज को अब अपराध माना जाएगा। उसे उच्च शिक्षा के अधिकार से भी वंचित किया जाएगा। मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा विभाग ने एक ऐसा ही आदेश जारी किया। प्रवेश के लिए 48 पेज की नई नियम पुस्तिका 15 जुलाई को जारी की गई। इस सप्ताह की शुरुआत में कॉलेजों को यह पुस्तिका उपलब्ध करवाई गई। आपराधिक आरोपों का सामना कर रहे छात्रों के यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस में दाखिले पर रोक लगाई गई। आदेश में साफ साफ लिखा है कि कॉलेज प्रिंसिपल से बहस करने या कॉलेज में तोड़फोड़ करने वाले छात्र को दाखिला नहीं मिलेगा। उन छात्र नेताओं का भविष्य भी चौपट हो जाएगा जो कॉलेज में छात्रों की आवाज उठाते हैं, शिक्षा व्यवस्था में खामियां उजागर कर सुधार की बात करते हैं। एक कॉलेज प्रिंसिपल ने साफ कहा कि सरकार या फिर प्रशासनिक दबाव में कॉलेज प्रिंसिपल किसी भी छात्र पर खींच निकालते हुए उसका भविष्य कभी भी चौपट कर सकते हैं और किन ऐसे अपराधों को में लिप्त विद्यार्थियों को प्रवेश देना या नहीं देना, ये जरूर मुझे लगता है क्लासिफाइड उच्च शिक्षा विभाग कर रहा होगा, किया होगा। और ताकत से पुरजोर तरीके से छात्रों को बात रखने का अधिकार होना चाहिए। बहुत सारे छात्रों पर पॉलिटिकली मोटिवेटेड केस भी लगते हैं आपस में एक दूसरे पर, तो उनका पूरा भविष्य खराब कर देगी क्या सरकार? ये बिल्कुल भी गलत तरीके से बिना सोचे समझे लिया गया है और अगर इस तरह का कुछ भी होता है तो उसका यूथ कांग्रेस पुरजोर तरीके से विरोध करेगी। तो किसी भी छात्र पर अगर अपराध को लेकर कोई भी आरोप लगा है तो आरोप भले सिद्ध हुआ ना सिद्ध हुआ, उसे अब दाखिला नहीं मिलेगा। यानी वो लोग विधानसभा और संसद तक तो जा सकते हैं लेकिन यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करने नहीं पहुंच सकते। इसको लेकर अब काफ़ी तरह आवाज़ें उठ रही हैं। ख़ासतौर पर वो लोग जो शिक्षकों के सामने या प्रिंसिपल के सामने आवाज़ बुलंद करते हैं, छात्र हित की बात करते हैं, उनको लेकर या उनके भविष्य को लेकर एक बड़ी चिंता सामने है। सत्येंद्र भदौरिया हमारे सहयोगी हमारे साथ इस विषय पर जुड़ रहे हैं। सत्येंद्र, ये जो आदेश आया है जिसको पढ़कर अब समझा जा सक रहा है, जो अब यूनिवर्सिटी से कॉलेज तक पहुंचा है, मूल इसमें बात क्या नजर आ रही जिसका विरोध होगा? देखिए, उच्च शिक्षा विभाग का जो आदेश है ये कहीं ना कहीं विवादित जो आदेश बताया जा रहा है। चूंकि ये जो आदेश है ये जो कॉलेजों में या फिर विश्वविद्यालय में जो छात्र रहते हैं, छात्र नेताओं जो छात्र से जो जुड़ी समस्याएं रहती हैं उनकी आवाज़ उठाते हैं। ऐसे कई छात्र हैं जिनका भविष्य अब जो है सरकार और जो कॉलेज के जो उत्तराधिकारी हैं जैसे प्रिंसिपल हैं या कॉलेज का जो स्टाफ है उनके हाथों में रहेगा। चूँकि अब अगर किसी ने भी शिक्षा विभाग से जुड़ी कोई आवाज़ उठाई तो लिहाजा उस पर ये कार्रवाई हो सकती है। और आदेश में जो साफ तौर पर कहा गया है कि आपराधिक प्रवृत्ति या आपराधिक मामलों में जो लिप्त छात्र हैं उनको ना तो कॉलेज में दाखिला मिलेगा ना ही विश्वविद्यालय में दाखिला मिलेगा। लिहाजा एक चीज़ देखना होगी कि जो गांव देहात से जो बच्चे स्कूल से पढ़कर कॉलेज में पहुंचते हैं तो कहीं ना कहीं ऐसे कई जो पड़ोसी रहते हैं या फिर गांव वाले रहते हैं जो इन पर एफआईआर दर्ज करा देते हैं। वो कहीं इतनी कुछ मामले ऐसे भी सामने आए हैं जिनमें झूठी एफआईआर होती हैं, लेकिन ऐसे में अगर वो लड़का स्कूल से निकलकर कॉलेज पहुंचता है तो उसको इस कॉलेज में दाखिला नहीं मिलेगा। ये सरकार को देखना होगा कि उस मामले में जांच जारी है या फिर वो झूठी एफआईआर दर्ज कराई गई है। साथ ही साथ कुछ ऐसे भी छात्र हैं जिनकी जो राजनीति में जो अपना वर्चस्व रखते हैं या राजनीति में दखल करते हैं या राजनीति को लेकर राजनीति से निकलकर जो मैदान में आते हैं, उन छात्रों का भविष्य भी चौपट होने की कगार पर है। चूँकि कई ऐसे छात्र नेता हैं जिनका कोई पीछे बैकग्राउंड नहीं होता है, वो छात्र राजनीति से निकलकर ही अपना भविष्य बनाते हैं, लेकिन ऐसे जो छात्र नेता हैं उनका भविष्य अब अधर में लटकता दिखाई दे रहा है। लिहाजा बीजेपी के जो संगठन के कुछ पदाधिकारी हैं वो लोग भी इस आदेश को लेकर असहमत हैं और पुनर्विचार की मांग की है। कांग्रेस के जो युवा प्रदेश अध्यक्ष हैं विक्रांत भूरिया, उन्होंने कहा है कि सरकार पहले तो छात्र जो राजनेता थे या छात्र संघ के जो चुनाव थे उन पर बैन लगा चुकी है, बंद हो चुके हैं, छात्र संघ चुनाव नहीं होते हैं। लिहाजा अब ये सरकार का जो ये दंडाधिकारी जो आदेश निकाला, ये कहीं ना कहीं छात्रों की आवाज़ दबाने का ये आदेश बताया जा रहा है।
जी पुनीत। चलिए, तो कुल मिलाकर के इस पर विवाद होना तय दिखता है। जिस तरीके से शुरुआत हुई है, जिस तरह से इस आदेश को समझा जा रहा है, इससे बहुत सारे छात्र नेता इसकी मुखालफत कर सकते हैं और इसकी शुरुआत होती दिख भी रही। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे डिटेल के लिए। मध्य प्रदेश में किसानों का मुद्दा एक बार फिर उठ रहा है, वो भी मूंग खरीदी के नाम पर। मूंग बेचने को लेकर किसान इस वक्त भारी तनाव में हैं। राज्य में 12 लाख टन से ज्यादा मूंग का उत्पादन अब की बार हुआ ग्रीष्मकालीन तौर पर। राज्य सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य 7,196 रुपए प्रति क्विंटल पर मूंग खरीदी शुरू कर चुकी है। केंद्र से 1,34,000 टन मूंग समर्थन मूल्य पर खरीदी की अनुमति मिली। इसमें से 99,000 टन मूंग खरीदी हो चुकी है। उत्पादन इतना है कि गुरुवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से मिलकर खरीदी का लक्ष्य बढ़ाने का अनुरोध कर चुके हैं। प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल ने ये जानकारी देते हुए बताया कि मूंग खरीदी का लक्ष्य 3 लाख टन करने की मांग राज्य सरकार ने की है। वहीं कमलनाथ ने केंद्र सरकार पर राज्य के साथ सौतेला बर्ताव करने का आरोप लगाया। तो ये ट्वीट है किसानों के मुद्दे पर एक बार फिर कांग्रेस पार्टी मुखर है। पूर्व सीएम कमलनाथ का ये ट्वीट है। कांग्रेस किसानों के साथ खड़ी, उनकी लड़ाई को सदन और सड़क दोनों जगह लड़ेगी। शिवराज जी को प्रदेश के किसानों के हित में अपनी केंद्र सरकार के खिलाफ साथ मिलेगा। इस सौतेले बर्ताव के लिए तत्काल धरने पर बैठना चाहिए। कांग्रेस उनको पूरा सपोर्ट करेगी। तो एक तरह से तंज है और केंद्र के ऊपर आरोप है कि सौतेला बर्ताव राज्य के साथ हो रहा है। गर्मी की ग्रीष्मकालीन मूंग की फसल भी हम समर्थन मूल्य पर खरीद रहे हैं। अभी चूंकि बारिश का मौसम था तो एक सप्ताह तक थोड़ा उसमें व्यवधान आया, लेकिन अब पुनः हम तेज गति से पूरी मूंग की फसल खरीदेंगे। किसानों को किसी प्रकार की चिंता करने की जरूरत नहीं है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बार बार दिल्ली दरबार में हाजिरी लगा रहे हैं। कभी वो मूंग खरीदी का कोटा बढ़ाने की बात करते हैं, कभी डीएपी और यूरिया का कोटा बढ़ाने की बात करते हैं। तो लगातार ऐसा देखने में आ रहा है कि बार बार गुहार के बाद भी केंद्र सरकार इस मामले में मौन बनी हुई है। ना मूंग खरीदी का कोटा बढ़ाया जा रहा है, ना खाद का, डीएपी, यूरिया का कोटा बढ़ाया जा रहा है। कि उनके शासनकाल में नोटिफाइड क्रॉप्स, एग्रो प्रोड्यूस क्यों नहीं समर्थन मूल्य पर खरीदे गए? नोटिफाइड। और उन्होंने तमाम प्रकार के जो उपज किसानों की ना खरीद के किसानों के साथ में धोखाधड़ी की है, पाप किया, पहले उसको लेकर क्षमा मांगे। मध्य प्रदेश में इस वक्त ट्रांसफर का सीजन चल रहा है और इस बीच मंत्री, सांसदों, विधायकों के नाम पर ट्रांसफर का फर्जीवाड़ा भी सामने आया। सीएम हाउस में भोपाल सांसद समेत 3 अन्य सांसदों और एक विधायक के फर्जी हस्ताक्षर से ट्रांसफर की सिफारिश हुई है। इसमें 27 लोगों के ट्रांसफर के लिए फर्जी साइन के जरिए सिफारिश भेजी गई। कांग्रेस ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए ये कहा कि राज्य सरकार के संरक्षण में माफिया सक्रिय है। नकली अनुशंसा पत्र के मामले की उच्च स्तरीय जांच करवानी चाहिए। इस पर गृह मंत्री ने कहा है कि कुछ लोगों ने गड़बड़ी की है, इसका रिकॉर्ड पुलिस अधिकारियों के पास है। जांच पड़ताल की जा रही है, सबकी गिरफ्तारी की जाएगी, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। लेके लगातार मंत्रियों के नकली पीए और नकली स्टाफ के अनुशंसा पत्र, वसूली उनके नाम पर, यह सब खेल बड़ी संख्या में सामने आ रहा है। इसके पीछे पूरा ट्रांसफर माफिया सक्रिय, उसे सरकार में बैठे उच्च स्तरीय लोगों का संरक्षण प्राप्त है। वापस विस्थापित करता था, वहीं उसी स्थान पर तीसरा नेता उसको किसी मनचाही स्थान पर ले जाता था, चौथा कहीं और ले जाता था, और एक कर्मचारी का एक दिन में 4-4 बार ट्रांसफर होता था। ये उद्योग अगर कहीं चालू हुआ तो कमलनाथ जी के शासन में, और दलालों का अड्डा जब वल्लभ भवन बनने लगा था, वो पवित्र स्थान अपवित्र करने का प्रयास कांग्रेस की सरकार ने और कमलनाथ जी ने किया। इस तरह के समाज के अंदर अनवांछित लोग होते हैं जो इस तरह के प्रयास करते हैं, पर लगातार सब पकड़ में आएंगे, कोई नहीं बचेगा और सब पे कार्रवाई होगी। मध्य प्रदेश में पिछले कुछ समय से फर्जी अनुशंसा पत्र से ट्रांसफर की सिफारिश के एक नहीं कई मामले सामने आ चुके हैं और इस पर उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव ने बड़ा बयान दिया। कहा कि ऐसे मामले में पुलिस अपना काम करती है, हमारी सरकार पारदर्शी तरीके से ट्रांसफर कर रही है, जहां गड़बड़ी होगी वहां एक्शन होगा। खुद मंत्री मोहन यादव के पीए के नाम पर भोपाल के एक व्यक्ति ने कई प्रोफेसर से वसूली कर ली थी, जिसकी शिकायत मोहन यादव के पीए ने पुलिस में की। आरोपी को पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है। अब सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर समेत कई सांसद और विधायकों के फर्जी लेटर पैड से ट्रांसफर की अनुशंसा के मामले भी सामने आ चुके हैं और क्राइम ब्रांच इन सब को जांच में ले चुकी है।
ये तो सदैव इन व्यवस्थाओं पे पुलिस अपना एक्शन लेती है और हमारी सरकार इस मामले में बहुत पारदर्शी है। किसी प्रकार की भी कोई गड़बड़ी आती है तो उसमें कार्रवाई होती है और जरूर होगी। धन्यवाद। भोपाल में कल हुई कांग्रेस की बैठक से नदारद रहे पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अरुण यादव फिर इस पर पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा के दिए बयान से सियासत गरमाई हुई है। खंडवा लोकसभा उपचुनाव में दावेदारी में अरुण यादव का नाम सामने आया। बैठक में नहीं पहुंचे, इसको लेकर बीजेपी ने कांग्रेस पर निशाना साधा। मामले पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने तंज कसा, कहा कि अरुण यादव ओबीसी वर्ग से हैं, इसीलिए यादव को बैठक में बुलाया ही नहीं गया। नरोत्तम ने कहा कि अरुण यादव ने अपनी चुनाव आयोग को 60 एकड़ की जमीन बताई थी, लेकिन सज्जन वर्मा ने उनके पास 1000 एकड़ जमीन होने का खुलासा कर दिया। असली भूमाफिया किस पार्टी में शामिल है ये तो साफ हो गया। वहीं पूर्व मंत्री और कांग्रेस विधायक पीसी शर्मा ने मामले पर पार्टी का बचाव किया। सारी की सारी इतना दोषपूर्ण इन्होंने वो बनाया, इतना। हम तो मध्य प्रदेश के अंदर आप देखो, तीनों मुख्यमंत्री हमारे पिछड़े वर्ग से हैं। क्या है, दरअसल इनको पता ही नहीं चलता। कमलनाथ जी की सरकार गई है, 3 दिन पहले ही पता चला। अगर पहले पता चल जाता तो ये सरकार को रोका राखी भी करते। भाई को पता ही जब चला, जब बंगलोर चले गए। पहले कमलनाथ जी से मिलके चले गए अरुण यादव, सचिन यादव जी, और पूरी कांग्रेस एक है। एक किसी दिन किसी कोई पर्सनल वजह से नहीं आ पाता, कोई कोविड का मामला चल रहा है। सज्जन वर्मा जी और अरुण यादव जी बड़े अच्छे मित्र हैं, तो नोकझोंक चलती रहती है। प्रदेश पदाधिकारियों को प्रभार दिए जाने वाली सूची को लेकर एमपी बीजेपी कांग्रेस के निशाने पर आ गई है। पूर्व मंत्री और कांग्रेस विधायक पीसी शर्मा ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि सिंधिया के बीजेपी ज्वाइन करने संबंधी तमाम गोल्स पूरे हो चुके हैं और अब निगम मंडल में सिंधिया समर्थकों को जगह नहीं मिलेगी। सिंधिया की बीजेपी से जो डील हुई थी उसमें अंतिम डील दिल्ली में मंत्री पद की थी। यही वजह है कि बीजेपी प्रदेश पदाधिकारियों को तमाम जिम्मेदारियां सौंपी गईं, लेकिन सिंधिया समर्थकों के नाम इस सूची में नहीं हैं। गुरुवार शाम को बीजेपी ने सूची जारी की थी, जिसमें कई पदाधिकारियों को जिलों समेत प्रकोष्ठों में जिम्मेदारी दी गई। गोल वो पूरे हो गए हैं तो अब क्या के लिए बोलेंगे। अब बीजेपी हावी हो चुकी है और मैं नहीं समझता कि सिंधिया जी के समर्थकों को या कोई विशेष स्थान निगम मंडलों में मिले या कहीं भी मिले। ओबीसी आरक्षण को लेकर मध्य प्रदेश में ट्विटर पर कांग्रेस बीजेपी की छिड़ी जंग को लेकर भी गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने उत्तर दिया। कहा कि ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण के लिए कांग्रेस गलत तरीके से ड्राफ्ट तैयार उन्होंने किया था और अब कांग्रेस ट्वीट के जरिए इस पर कोरी सियासत कर रही है। उन्होंने मध्य प्रदेश कांग्रेस के ट्वीट पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस को ओबीसी की चिंता नहीं बल्कि हैदराबाद वाले ओवैसी की चिंता करनी चाहिए। नहीं, हम तो पेज प्रभारी तक चिंता करते हैं, ग्रॉस रूट तक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है, वो लोग ज्यादा चिंता करें इसकी जो ट्विटर और पेपर पे काम चला रहे हैं पार्टियों का। अलीराजपुर की जोबट विधानसभा उपचुनाव के लिए बीजेपी में बैठकों का दौर जारी है। बीजेपी के प्रदेश संगठन महामंत्री सुहास भगत, विधानसभा प्रभारी और मंत्री विश्वास सारंग, जिले के प्रभारी मंत्री राजवर्धन सिंह दत्तीगांव और इंदौर विधायक रमेश मेंदोला ने कार्यकर्ताओं की बैठक ली। बैठक में जिला कार्यकारिणी के साथ मंडल स्तर के कार्यकर्ता शामिल हुए। प्रदेश संगठन महामंत्री ने कार्यकर्ताओं से बंद कमरे में चर्चा कर फीडबैक लिया और एकजुट होकर चुनाव में जुटने के निर्देश दिए। मंडल स्तर के कार्यकर्ताओं को 13 अगस्त तक विधानसभा के हर गांव तक पहुंचने के निर्देश हैं। टिकट के तमाम दावेदारों ने बंद कमरे में नेताओं के सामने अपनी दावेदारी पेश कर दी है। जनता के बीच जाना, जनता की सेवा करना और ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता का नित्य का काम है। इसलिए चुनाव के लिए हमें कुछ नया करना पड़ेगा ऐसा नहीं है। जिस प्रकार से विकास किया, निश्चित रूप से मध्य प्रदेश की जनता पूरी तरह भाजपा के साथ है और हम हर चुनाव जीतेंगे। उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से जीतेगी। भोपाल में आज यूथ कांग्रेस की बड़ी बैठक हुई, जिसमें प्रदेश भर के जिलाध्यक्ष और पदाधिकारी शामिल हुए। बैठक में 3 विधानसभा और 1 लोकसभा उपचुनाव को लेकर रणनीति बनाई गई। यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष विक्रांत भूरिया ने कहा कि हम जनता के मुद्दों की लड़ाई लड़ेंगे। आगामी 11 अगस्त को प्रदेश भर के कार्यकर्ता भोपाल में विधानसभा का घेराव करेंगे। 5 अगस्त को संसद का घेराव करने के लिए 2000 से ज्यादा कार्यकर्ता दिल्ली कूच करेंगे। भूरिया ने कहा उपचुनाव के लिए कार्यकर्ता हर बूथ पर तैनात होंगे।
बैठक में स्थापना दिवस पर आयोजित होने वाले कार्यक्रम को लेकर भी चर्चा की गई। पूरी प्रदेश कार्यकारिणी, राष्ट्रीय कार्यकारिणी भी हमारे साथ उपस्थित हुई है और इसमें सीधे सीधे उनको निर्देश दिए जाएंगे कि पूरी ताकत से कैसे लड़ सकते हैं हम लोग और कैसे लड़ाई लड़ सकते हैं, उसको लेकर हम आगे बढ़ेंगे। कोरोना काल में सरकार के कंधे से कंधा मिलाकर काम करने वाले सरकारी कर्मचारी अधिकारी अब निराश हैं, क्योंकि सरकार ने कोरोना संक्रमण को लेकर ज्यादातर योजनाओं का फायदा अपनी घोषणाओं के मुताबिक कर्मचारियों को दिया नहीं। कर्मचारी संगठन के पदाधिकारियों ने चौंकाने वाला खुलासा किया। उनका आरोप है कि विभागीय वेबसाइट से कर्मचारी संबंधित घोषणाओं योजनाओं के पत्र और प्रारूप तक हटा दिए गए। जिनकी कोरोना काल में मौत हुई, उनके सरकारी आवास खाली कराने की कोशिश सरकार कर रही। कर्मचारी नेताओं का कहना है कि जो वायदा किया था उसे सरकार को खुद याद करना होगा। वहीं मामले को लेकर अब सियासत भी शुरू हो गई। कांग्रेस का आरोप है कि शिवराज सरकार कर्मचारी विरोधी है, योजनाएं सिर्फ घोषणाओं तक रहती हैं, जबकि बीजेपी कह रही है कि बीजेपी शासनकाल में जितना कर्मचारियों को मिला उतना किसी सरकार ने नहीं दिया। अपनी जान पर खेलकर जो सेवाएं दी हैं वो उसमें काफ़ी निराशा है। मैं आपके माध्यम से मांग करता हूं कि सरकार ने जो घोषणा की थी उसके अनुरूप प्रदेश के जो कोरोना काल में जिन लोगों ने हमारी आपकी सेवाएं की हैं उनको 10,000 रुपये जो आपने घोषित किया है उनको 10,000 की राशि अनुदान स्वरूप दी जाए। जिन कर्मचारियों के परिवार के जो कर्मचारी थे जिनका परिवार सरकारी मकानों में रहता है उनसे सरकारी मकान तक खाली करवा रहे हैं, तो इतनी निष्ठुर और निर्दयी सरकार होगी ये तो सोच करके ही दुख होता है। कर्मचारी इनके शासनकाल में प्रताड़ित रहे हैं और भाजपा के शासनकाल में उनके कल्याण के काम लगातार जारी हैं। चाहे कोविड प्रभावित कर्मचारी परिवार हों या अन्य उनकी मांगों के बारे में हो, भारतीय जनता पार्टी ने लगातार उनके लिए काम किया है। सरकार बीजेपी की कर्मचारियों के विरोधी है और इसलिए लगातार उनकी कोई मांगे मानी नहीं जाती और जो योजनाएं उनके लिए सैंक्शन होती है उस पर भी ये लागू नहीं करते। धार में एक सांप का वीडियो सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में सांप 4 लेन के बीचों बीच फन फैलाकर बैठा है। सड़क पर वाहनों की लंबी कतार लग गई। धार के इंदौर अहमदाबाद 4 लेन स्थित मांगोत सड़क पर अचानक सांप आकर फन फैलाकर बैठ गया। सड़क से गुजरने वाले राहगीर चालक ये देखकर भय से रुक गए। 20 मिनट तक सांप एक ही स्थान पर फन फैलाए बैठा रहा। बाद में स्थानीय युवक पवन समेत अन्य ग्रामीण हिम्मत जुटाकर डंडे के सहारे वहां पहुंचे और सड़क से सांप को हटा दिया। और इसी के बाद लोगों ने राहत की सांस ली और ट्रैफिक बहाल हो पाया। पकड़ लिया ओरिजिनल सांप को, वो हवा थोड़ा दबा के लाए, बिल्कुल रेस्क्यू ऑपरेशन। भैया रुक के देखी लो। जय महाकाल। होशंगाबाद जिले के पचमढ़ी स्थान के ऊपर पर्यटक बारिश में जमकर मजे उठाते, लुत्फ उठाते दिख रहे हैं। बारिश में मनमोहक प्राकृतिक छटा ने पर्यटकों का उत्साह दोगुना कर दिया। बारिश में फॉल का नज़ारा देखते ही बन रहा है। पर्यटक झरने का लुत्फ उठा रहे हैं। अलौकिक प्राकृतिक सौंदर्य पर्यटकों को अपनी तरफ बरबसी खींचता है। सावन की रिमझिम फुहारों के बीच में पहाड़ों से गिरते झरने को लोग बड़े चाव से देखने आ रहे हैं। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों अपडेट्स के लिए आप देखते रहें IBC 24। नमस्कार।